गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबों का मेरे YouTube चैनल कंसेप्ट लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। मैं अमोद ठाकुर आज विज्ञान क्या है विषय पर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। विज्ञान मीन साइंस। साधारणतया विज्ञान वी प्लस ज्ञान अर्थात वी का अर्थ विशेष, प्लस ज्ञान अथवा इसे विशिष्ट प्लस ज्ञान कर सकते हैं। साधारण भाषा में विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है। अब हम विशेष ज्ञान के बारे में समझें कि यह कैसा ज्ञान होता है। उदाहरण स्वरूप यदि एक साधारण व्यक्ति से पूछा जाए कि यह क्या है तो उसका जवाब होगा मार्कर है। इसका रंग क्या है? जवाब होगा उजला है। यह क्यों उजला है? तो उसका जवाब होगा चूंकि उजला है इसलिए उजला है। परंतु एक विज्ञान के छात्र से पूछा जाए कि इसका रंग उजला क्यों है तो उसका जवाब होगा कि यह जो श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट है यह 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर अर्थात 7 अवयवी रंगों के मिश्रण से बना है, जिसे हिंदी में बहनी आहपी नाला बैनी आह पी नाला और अंग्रेजी में विग्योर कहा जाता है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब किसी वस्तु पर यह श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है और वह यदि सातों कंस्टिट्यूएंट कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, वह उजला दिखाई देता है। जो वस्तु इन सभी कंस्टिट्यूएंट कलर्स को ऑब्जर्व कर लेती है वह काली दिखाई पड़ती है। इस प्रकार एक विज्ञान का छात्र किसी वस्तु का जो स्पेसिफिक कलर है उस कलर का कारण बता सकता है विशेष ज्ञान के माध्यम से, जबकि एक साधारण व्यक्ति साधारण अनुभव के द्वारा बताएगा कि कोई वस्तु उजला है इसलिए उजला दिखाई देता है, कोई वस्तु काला है इसलिए काला दिखाई पड़ता है। यह एक साधारण अनुभव हुआ। अब पुनः देखा जाए कि आज हम लोग जिस चकाचौंध की दुनिया में जी रहे हैं, हमारे सुख सुविधाओं के लिए जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, क्या आदि काल में यानी हम पाषाण काल की बात पर चर्चा करें तो क्या उस समय के मानव के पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध थी? उनके जीवन पालन पोषण के लिए क्या क्या सामग्रियां थी? उन्हें क्या संघर्ष करना पड़ रहा था? उस पर यदि विचार करें तो वे प्रकृति के साथ सदा संघर्ष करते रहे और अपने जीवन यापन को सुखी बनाने की तरफ अग्रसर करने के लिए सदा उपलब्ध वस्तुओं संसाधनों के साथ कुछ न कुछ कार्य करते रहे, प्रयास करते रहे कि किसी प्रकार उनके जीवन स्तर में सुधार हो। इस प्रकार वो प्रयास करते रहे और इस प्रयास के क्रम में लाखों वर्ष बीत गए, कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, तब आज जाकर के हम लोग इस स्थिति में हैं जहां विज्ञान अपने चरम स्थिति पर है। अर्थात मानवीय प्रयास प्रारंभ से चलता रहा और वो जो प्रयास था, उनका जो कार्य था, उन्होंने अपने क्रिया को
व्यवस्थित करना प्रारंभ किया, सिस्टमेटिक करना प्रारंभ किया और रिफाइंड करना प्रारंभ किया, यानी परिमार्जित किया व्यवहार में। जहां सुख की अनुभूति होती थी उसका रिपीटेशन होता था, जिस कार्य के द्वारा दुख की अनुभूति होती थी उसको उन्होंने अवॉइड करना प्रारंभ किया। ऐसा मानव प्रयास जो थे उनका जो रिफाइंड, परिष्कृत और व्यवस्थित व्यवहार था वही आकर के विज्ञान कहलाए। तो विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान। अब यहाँ पर देखा जाए कि विज्ञान का अंग्रेजी साइंस है। तो विज्ञान का साइंस कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंसिया से हुआ है। इस साइंस की उत्पत्ति लैटिन साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है लर्निंग। नॉलेज। लर्निंग और नॉलेज। लर्निंग बताता है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो सतत चलता रहता है। इट बिगिंस राइट फ्रॉम बर्थ एंड स्टिल डेथ, यानी प्रारंभ से मानव के द्वारा प्रयास करता रहा और वह प्रकृति के विभिन्न उद्दीपक वस्तुओं तत्वों के साथ अनुक्रिया करता रहा, अपने व्यवहार में परिमार्जन करता रहा। निगेटिव एटीट्यूड के तहत जो प्राप्त होते थे उन्हें हटाया जाता था और पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा जो प्राप्त होते थे उन्हें अपनाया जाता था। तो उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा, प्रयास के द्वारा जो भी जानने का प्रयास किया, अपने प्रयास को उन्होंने परिष्कृत किया और उन प्रयास को व्यवस्थित भी किया। अर्थात कहा जा सकता है कि किसी विषय वस्तु के बारे में परिष्कृत और व्यवस्थित परिमाण को ही विज्ञान कहते हैं। यानी मानव प्रयास, कैसा प्रयास? मानव के द्वारा परिष्कृत और व्यवस्थित प्रयास के द्वारा प्राप्त परिमाण को विज्ञान कहते हैं। अब जब इन शब्दों की उत्पत्ति हो गई तो पुनः देखा जाता है कि आखिर साइंसिया की उत्पत्ति कहाँ होगी। साइंसिया का भी तो कुछ ओरिजिन होगा। तो साइंसिया का ओरिजिन शायर, शायर का अर्थ शायर का अर्थ टू नो, और टू लर्न। टू नो और टू लर्न, यह जो ज्ञान होता है यह अलौकिक ज्ञान होता है। यानी सत्य जो होता है वही ज्ञान होता है। हम प्राचीन दार्शनिक सुकरात के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा, उन्होंने कहा था ज्ञान प्राप्ति के उनके कुछ सिद्धांत थे जिन्हें तर्क विद्या का सिद्धांत, प्रयोजन मूलक सिद्धांत और ज्यामितिक आकृति अथवा आकृति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो तर्क विद्या का सिद्धांत था कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उस विचार को, उस ज्ञान को अंतिम सत्य न माने। आप औरों से चर्चा करें, तर्क वितर्क करें। यदि उनके विचार आपसे अच्छे हैं तो अपने गलत विचारों का परित्याग करें और उनके विचारों को अपनाएं।
और इस प्रकार उन विचारों में जो नकारात्मक विचार है, जो सत्य से संबंध रखने वाले विचार नहीं है, उन्हें कम किया जाए और सत्य के करीब पहुंचने पर जो अंतिम विचार प्राप्त हो उसे अपनाए और उस अंतिम विचार के फलस्वरूप जो परिणाम होंगे उस परिणाम से आप न घबराए, यानी परिणाम की चिंता किए बगैर उन्हें अपना ले, वही परम ज्ञान होता है। और परम ज्ञान जो होता है वो अलौकिक होता है, जिसे हम यहाँ आध्यात्मिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं। चूंकि हम भारत के निवासी हैं, भारत में प्रारंभ में विज्ञान के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। यह विज्ञान कहीं भी अलग विषय के रूप में नहीं जाना जाता था, न पढ़ाया जाता था। प्रारंभ में सभी विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में आते थे और दार्शनिकों के द्वारा प्रकृति के बारे में विभिन्न विचार व्यक्त किए जाते थे, वो सतत जानने का प्रयास करते थे। इस प्रकार बहुत बाद में दर्शन शास्त्र से इस प्रकार का ज्ञान जो हुआ अलग हुआ, क्योंकि दर्शन में दार्शनिक कल्पना की दुनिया में अधिक विचरण करते थे। परंतु जब उस ज्ञान को प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष के द्वारा हर एक समय काल परिस्थिति में सत्य पाया जाने लगा, तो उसी ज्ञान को अंतिम ज्ञान और विशेष ज्ञान कहा जाने लगा। उसी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप विज्ञान क्या है इसे भली भांति समझ चुके होंगे। पुनः थोड़ी सी चर्चा इस पर किया जाए। यह जो ज्ञान है, जो अलौकिक ज्ञान कहलाता है, इस ज्ञान के साथ यदि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जोड़ा जाए, यानी गुणवाचक विशेषण, जैसे सोशल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, यह सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस आदि हो जाएगा। इस प्रकार मानव प्रयास के द्वारा, मानव प्रयास के परिष्कृत एवं व्यवस्थित ज्ञान को विशेष ज्ञान यानी विज्ञान कहा जाता है। और उस ज्ञान के साथ जब भी उपसर्ग लग जाता है, यानी ज्ञान के साथ जब उपसर्ग भी लग जाता है, तो वह विशेष ज्ञान हो जाता है। और विशेष ज्ञान किसी भी विषय वस्तु के बारे में गहराई से जानने का तरीका है, इसे ही हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में विभिन्न विषय वस्तु को विभिन्न विषय के रूप में जाना जाने लगा। जैसे ब्रह्मांड के सभी स्थूल वस्तु, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। अब यहां ध्यान देने की बात है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रारंभ में तो सभी दर्शन के अंतर्गत आते थे, उसके बाद विज्ञान हुआ। विज्ञान में क्वालिफाइंग एडजेक्टिव लगा तो विशेष ज्ञान हुआ। उस ज्ञान में क्वालिफाइंग एडजेक्टिव लगने पर विशेष ज्ञान हुआ। विशेष ज्ञान में
उन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाने लगा जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब इन ऑब्जेक्ट जितने हैं उनमें जो कंक्रीट हैं उसे फिजिकल साइंस में पढ़ा जाने लगा। तो कंक्रीट मीन्स दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, यह वस्तुएं होती है, यह विचार होते हैं, जैसे कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, एक मूर्त एक अमूर्त। तो भौतिक विज्ञान में, इस भौतिक जगत में हम कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। तो कंक्रीट का मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, इसका अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में जब भी ऑब्जेक्ट का अध्ययन किया जाएगा तो उसके माप तौल की आवश्यकता होगी। इसे कहा जा सकता है फिजिक्स is the science of measurement. तो भौतिक विज्ञान में भौतिक वस्तुओं के माप तौल की आवश्यकता होती है। अब इस माप तौल के बारे में विशेष रूप से तो यूनिट एंड मेजरमेंट में चर्चा होगी, परंतु थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। क्या प्रारंभ में भौतिक वस्तुओं के मापतोल के लिए कोई सामग्री थी, कोई राशि थी जिससे द्वारा उसे नापा जा सके? तो शायद जवाब होगा नहीं। यानी कहीं लंबाई मापने की बात होती थी तो वो 10 कदम चल के बताते थे कि इसकी दूरी 10 कदम है। यदि समय की बात होती थी तो उनका जवाब था कि जब परछाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए तो इतने समय में यह कार्य हो सकता है। जब किसी चीज को तौलने की आवश्यकता हुई होगी तो किसी पत्थर से मिट्टी के ढेले के द्वारा उन्हें तौला जाता होगा। तो कोई प्रणाली नहीं थी, और फिर यह जो माप होती थी उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी। माना कि एक फुटबॉल और एक क्रिकेट बॉल को रखने पर बताया जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा है, या तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि फुटबॉल क्रिकेट बॉल से बड़ा है। परंतु दो क्रिकेट के बॉल जिसके साइज में बहुत कम अंतर हो, उन दोनों को पास पास रखने पर किसी को पूछा जाए कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है तो बताना मुश्किल है। तो इसके लिए जो कि इस वस्तु के परिमाप को सही बतावे, इसकी वास्तविक माप कर सके, वैसी एक राशि चाहिए, एक परिमाण को मापने की राशि चाहिए। उसी राशि को हम इकाई कहते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु को मापने के लिए, यानी वस्तु को मापने के लिए कई प्रकार की राशियां हैं, कई प्रकार की प्रणालियां हैं, उस पर मैं थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूं। तो इन प्रणाली के तहत कुछ सिस्टम है, जैसे FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, इसे हम फुट पर सेकंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसमें किसी वस्तु की लंबाई फुट में, वजन का मापन पाउंड में और समय का मापन सेकंड में होता है। MKS प्रणाली के तहत किसी वस्तु की लंबाई का मापन मीटर में, वजन का मापन किलोग्राम में, समय का मापन सेकंड में होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रणाली में देखा जाए तो FPS, MKS एंड CGS। एक प्रणाली CGS है जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, यानी लंबाई का मापन सेंटीमीटर में, वजन का मापन ग्राम में और टाइम का मापन सेकंड में। यानी तीनों ही प्रणालियों में समय के लिए तो मात्रक एक ही सेकंड है, परंतु
लंबाई एवं द्रव्यमान के मापन के लिए अलग अलग इकाइयां हैं। अतः इन असुविधाओं से बचने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पद्धति अपनाई गई है, जिसे SI यूनिट के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और सिस्टम इंटरनेशनल डिराइव्ड यूनिट। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आशा है कि आप विज्ञान क्या है इसकी मूल अवधारणा को अवश्य समझे होंगे। अब अगली कक्षा में हम लोग SI यूनिट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।